यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इस यूनिट के अंदर हमारी जॉइंट अरेंजमेंट, इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं हमारे। सबसे पहला पार्ट जो है वो है जॉइंट कंट्रोल का। दूसरा है कि हमारा आइडेंटिफाई करना है हमें कि वो जो जॉइंट कंट्रोल है या जॉइंट अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो हमारा जो भी अग्रीमेंट बन रहा है वो जॉइंट ऑपरेशन की तरह काम करेगा या जॉइंट वेंचर की तरह काम करेगा। ये हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके कि जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट वेंचर है। और फिर तीसरे पार्ट में हमारा अकाउंटिंग बता रखा है जॉइंट ऑपरेशंस की। यूनिट 6 में जाके हमारी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट की एक साथ अकाउंटिंग बता रखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज दे रखा है कि जो भी असेसमेंट होगा हमारे कि जॉइंट कंट्रोल है या नहीं है या किस टाइप के अरेंजमेंट है। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि किसी भी जॉइंट कंट्रोल को होने के लिए एक जॉइंट अरेंजमेंट होना जरूरी है। और उसके लिए क्या चीज हो जाती है, हमारी जो पार्टीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में होनी जरूरी होती है, प्लस उन पे जॉइंट कंट्रोल होना जरूरी होता है। मतलब जॉइंट अरेंजमेंट किसे कहते हैं, जॉइंट अरेंजमेंट कहते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है प्लस जब भी हमारा जॉइंट कंट्रोल होता है ऑफ द अरेंजमेंट, तो वो चीज कह देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगर पेज नंबर 14.118 पे आए तो उसके अंदर यही बता रखा है कि एक जॉइंट अरेंजमेंट की पहली कंडीशन हो जाती है हमारी कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में बोल रखा है कि ए एंड बी जो है इनकॉर्पोरेट कर लेता है एक न्यू एंटिटी ए बी लिमिटेड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोला है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन दी ए एंड बी। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो गया है ना इन दोनों के बीच में और जॉइंट हो गया, तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा वो बन सकता है। अब हमारी दूसरी जो कंडीशन थी जॉइंट अरेंजमेंट की वो हो जाती है हमारी कि जॉइंट कंट्रोल क्या होता है। अब हम लोगों को जो देसी भाषा में अगर हम समझे कि जॉइंट कंट्रोल क्या होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी 2 पार्टीज या 3 पार्टीज जो भी हमारी पार्टी टू द अरेंजमेंट है जिनके की डिसीजंस से, जिनकी की सहमति से बेसिकली हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं रेलेवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन। और रेलेवेंट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जिनमें की यूनानिमस डिसीजन चाहिए होते हैं। तो वही चीज बता रहे कि 14.118 पे कि जॉइंट कंट्रोल के लिए बेसिकली कौन से डिसीजंस अफेक्ट होने चाहिए, रेलेवेंट एक्टिविटीज के डिसीजंस अफेक्ट होने चाहिए, प्लस उन पे यूनानिमस कंसेंट होना जरूरी हो जाता है हमारा। और जो हमारे कलेक्टिवली डिसीजंस लें रेलेवेंट एक्टिविटीज की, नो सिंगल पार्टी के अंदर, तब हम लोग मतलब एक अरेंजमेंट की रेलेवेंट एक्टिविटीज होंगी या नहीं होंगी या उनका क्या डिसीजन होगा वो कोई एक पार्टी नहीं डिसाइड कर सकती। ये जो पार्टीज होती हैं जिनका की जॉइंट कंट्रोल होता है, इन दोनों की या तीनों की जिनकी भी है उन सबकी सहमति जरूरी होती है, यूनानिमस डिसीजन जरूरी होता है, तभी हमारा वो आ जाता है। इसी तरीके से पेज 14.119 पे ये बता रखा है कि जैसे जॉइंट कंट्रोल आने के लिए जो भी पार्टी टू अरेंजमेंट होती है पहले उसे ये जज करना होता है कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है या नहीं है, और उस कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट का जो है वो सभी पार्टीज के पास कंट्रोल है या नहीं है। तो पावर्स फॉर द रेलेवेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके से आ सकती हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स की वजह से आ सकती हैं। पावर्स विदाउट और विद वोटिंग राइट्स आ सकती हैं कि मैनेजरियल पर्सनल को इन्फ्लुएंस कर लिया, या डिफैक्टो कंट्रोल। डिफैक्टो कंट्रोल किसे कहते हैं, सपोज एक एंटिटी का 20% का हक है और बाकी सारे छितर बितर है, मतलब 1% है, तो एक तरीके से ये बिना मेजॉरिटी में हुए भी इसका एक जॉइंट कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर डिसीजंस बेस्ड हो जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स हो जाएंगी या रिलेशनशिप हो जाती है इन्वेस्टर इन्वेस्टी के बीच में। तो इन सब की वजह से हमारा ये डिटरमाइन होता है कि ये जो अरेंजमेंट है वो हमारा जॉइंट कंट्रोल रखता है या नहीं रखता है। इसी तरीके से हो जाएगा कि सपोज हेंस इफ ऑल द पार्टीज और द ग्रुप्स ऑफ पार्टीज जो हो जाते हैं हमारे टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। अब ये जो हमारा जॉइंट कंट्रोल है या नहीं है इसे जज करने के लिए हम लोग एक चार्ट पे आ जाते हैं जो कि पेज नंबर 14.126 पे दे रखा है। उसके अंदर क्या दे रखी है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि जॉइंट कंट्रोल होने के लिए पहले तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना जरूरी है जो कि पार्टीज को पावर देता है कंट्रोल करने की अरेंजमेंट को, तो वो हो जाएगा। दूसरी पार्ट हो जाती है हमारी कि पावर्स किस पे चाहिए, हमें रेलेवेंट एक्टिविटीज पे चाहिए जिनपे कि यूनानिमस डिसीजन होता है या यूनानिमस कंसेंट होता है हमारा, उन पे चाहिए। ठीक है ना, कलेक्टिवली जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट इज जॉइंट
जॉइंटली कंट्रोल्ड हो या फिर जो अरेंजमेंट है वो जॉइंट अरेंजमेंट में हो, वो चीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ऐसे अरेंजमेंट जो कि जॉइंटली कंट्रोल्ड होते हैं उन्हें हम लोग जॉइंट अरेंजमेंट कह देते हैं। अब हम आ गए वापस से पेज नंबर 14.120 पे, जिस पे कि हमारे जॉइंट कंट्रोल है या नहीं है पार्टीज का या किन पार्टीज का, उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर ये दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में जाते हैं, यानी पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हमारी फुलफिल हो गई। मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट एंड सेल कर रहा है रिटेल मार्केट के अंदर। डिसीजंस अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब कि यूनानिमस डिसीजन चाहिए रेलेवेंट का, जो हमने अभी 14.126 पे चार्ट देखा उसमें से दोनों पहले कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट फुलफिल्ड। दूसरा हमारा क्या हो गया कि यूनानिमस डिसीजन चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, रेलेवेंट एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में, तो वो भी हमारी फुलफिल्ड हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि एबीसी और डीईएफ दोनों का ही हमारा जॉइंट अरेंजमेंट बन रहा है और बोथ द पार्टीज का ही हमारा जॉइंट कंट्रोल भी बन रहा है अपनी पार्टी इस अरेंजमेंट पे। अब हम आगे टाइप 2 पे, टाइप 2 में क्या बता रखा है कि ये जॉइंट कंट्रोल होने का ना कई बारी और भी फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर सपोज वो इम्प्लिसिटली ही लीड कर रहा है टू जॉइंट कंट्रोल, मतलब कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके का लिखा नहीं है लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देख के खुद ही पता चल रहा है कि हमारा इनका जॉइंट कंट्रोल है। जैसे कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है, पीक्यूआर और XYZ दो पार्टीज है जिनका अरेंजमेंट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो गया। 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन द स्पेसिफाइड एंड एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द डिसीजंस, मतलब किसी भी रेलेवेंट एक्टिविटीज के लिए डिसीजन लेने के लिए चाहिए कितने 51%, दोनों के पास कितने हैं 50-50%, यानी कि अगर हमें डिसीजंस को फुलफिल कराना है तो दोनों को ही मानना पड़ेगा। वही चीज दे रखा है कि हम लोग इस तरीके से जॉइंट कंट्रोल को बेसिकली देखते हैं कि किस पार्टी या पार्टीज के सुझाव या मतलब अपनी सहमति देने से हमारे डिसीजंस ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे कि 51% तो चाहिए, तो अगर एक देगा और दूसरा ना दे तो हमारा काम नहीं चल सकता, तो इसीलिए ये बोल रखा है कि इस केस में इम्प्लिसिटली अग्रीड है कि जॉइंट कंट्रोल है दोनों का ही ओवर दी रेलेवेंट एक्टिविटीज। फिर आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, एबीसी तीनों है और हमारा क्या चाहिए 50% ऑफ द वोटिंग राइट ए का पास है, बी के पास 30 है, सी के पास 20 है, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 75 चाहिए, यानी ना ए अकेले ले सकता ना बी ना सी, ए को बी के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यानी कि ए और बी जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं हमारे इसको, इसीलिए दे रखा है इन दिस केस इवन दो ए अपने आप अपने कोई भी डिसीजंस को ब्लॉक नहीं कर सकता, इट डज नॉट कंट्रोल द अरेंजमेंट ऑन इट्स ओन, क्योंकि उसे बी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट इस तरीके के कि 75% ऑफ द वोटिंग राइट चाहिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को ए और बी दोनों ही जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी नहीं कर सकते हैं। बी और सी जो है वो 50% बनेगा, उससे डिसीजन ही नहीं बनेगा, तो सी जो हो गई वो हमारी सिर्फ एक पार्टिसिपेटिंग पार्टी हो गई, जबकि ए और बी जॉइंटली कंट्रोल करने वाली पार्टीज हो गए। अब जो हमारा टाइप 3 वाला है उसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे हमारी अभी इससे पहले क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टीज थी और तीसरी पार्टी जो थी उसके पास तो कोई पावर ही नहीं था, लेकिन यहीं पे अगर सपोज किसी 3 पार्टीज के पास मोर देन वन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो कि मतलब एक्स वाई के साथ मिलके भी पावर दे सकता है, वाई एक्स जेड के साथ मिलके भी पावर दे सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग ये नहीं कहेंगे कि तीनों जॉइंट कंट्रोल में, नहीं, हम लोग ये कहेंगे कि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से हमारा जॉइंट कंट्रोल हो रहा है, तभी हम लोग ये मानेंगे। तभी हमारी इसमें दे रखा है बेसिकली कि अगर हम देखें तो कि मोर देन अगर वन कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज अगर अग्री कर सकती हैं, वोटिंग राइट मतलब अचीव कर सकती हैं, तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट ही स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन जॉइंट कंट्रोल होल्ड करता है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर भी दे रखा है कि एक्स के अंदर 50 है, वाई और जेड जो है 25-25 है, यानी कि और उसके लिए 75 चाहिए, तो यानी कि एक्स वाई के साथ भी मिल सकता है, एक्स जेड के साथ भी मिल सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे यही चीज दे रखी है कि कलेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से अरेंजमेंट, क्योंकि तीनों के पास में ही पावर है कहीं ना कहीं, इसीलिए मोर देन वन कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन में मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज अवेलेबल है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है वो स्पेसिफाई करेगा कॉम्बिनेशन की, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जो यूनानिमसली डिसाइड करे कि रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द अग्रीमेंट है हमारी। जैसे हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर भी ये दे रखा है कि ए के पास में 35 है, बी के पास में 30 है और मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी मतलब 50% चाहिए एटलीस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो और बाकी सारा तो हमारा बस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए, क्योंकि 35 वाला 15 किसी और को पकड़ ले, 30 वाला 20 को पकड़ ले, या ये दोनों आपस में पकड़ ले। तो अगर हमें ये कहना है ना कि ए
और बी भी जॉइंट कंट्रोल में है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब हमें ये देखना है टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में कि अगर मोर देन वन कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रीमेंट, मतलब पार्टीज के अग्रीमेंट से अगर हमारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं तो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट को खुद बताना पड़ेगा कि कौन से यूनानिमस डिसीजंस रिलेटेड टू दी रेलेवेंट एक्टिविटीज जो होगी हमारी वो रिजल्ट करेगी हमारी सक्सेस में। बेसिकली अगर हमारी सपोज ये जो 3 कंडीशंस थी, मतलब रेलेवेंट एक्टिविटीज पे हो या ना हो, तब भी हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी जो है हमारी जॉइंट कंट्रोल है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। जैसे उनमें से एक फैक्टर हो जाता है हमारा जैसे बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये एस्टैब्लिश कर रहा है 2 इन्वेस्टर्स, आर लिमिटेड और एक्स लिमिटेड, और जो इन्वेस्टर है वो होल्ड कर रहा है 60% और 40% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी रेस्पेक्टिवली। जो भी हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, बोथ द इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो बोर्ड है ये जो अपॉइंट करता है यही हमारा डिसीजन ले रहा है बेसिकली अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। तो क्या चीज आ गया हमारा कि ये जो बोर्ड है वो हमारा डिसीजन ले रहा है रेलेवेंट एक्टिविटीज के लिए, और बोर्ड को कौन अपॉइंट कर रहा है हमारे, ये दोनों कर सकते हैं 50-50%, यानी कि दोनों ही 2-2 करेंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि रेलेवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करेगा कौन, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर क्या चीज आ गया हमारा कि अगर जो हमारी ये कंट्रोल कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, दोनों ही इन्वेस्टर्स आर लिमिटेड भी जो हो गया हमारा, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब वोटिंग राइट डू नॉट गिव द पावर ओवर द रेलेवेंट एक्टिविटीज। लेकिन क्योंकि ये चीज दे रही है हमारी तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब इस केस में क्या कह रहा है कि 4 में से 3 डायरेक्टर जो हैं वो हमारे अपॉइंट हो रहे हैं बाय 1 इन्वेस्टर, और कोई भी एक डायरेक्टर नहीं ले सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बोथ दी कंट्रोल हो रहा है बाय बोथ दी, इज जॉइंटली कंट्रोल बाय बोथ दी इन्वेस्टर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारा कि बेसिकली वैसे तो वो दोनों इक्वल डायरेक्टर्स को ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो चेयरमैन है जो कि डेडलॉक सिचुएशन के अंदर हमारा डील करेगा वो सिर्फ कौन अपॉइंट कर रहा है हमारा, एम लिमिटेड डील कर रहा है। ठीक है ना, कौन डील कर रहा है हमारा, एम लिमिटेड डील कर रहा है। राइट टू अपॉइंट दी चेयरमैन जो हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसे केस में हमारा जॉइंट कंट्रोल नहीं होगा, जबकि हमारे एम लिमिटेड का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा रेलेवेंट एक्टिविटीज के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे डेडलॉक में जो पावर दी जा रही है वो उस डायरेक्टर को दी जा रही है जो कि एम लिमिटेड अपॉइंट करेगा। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एम लिमिटेड की इंडिविजुअली पावर है इसके उस पर, और कोई भी हमारा नो जॉइंट कंट्रोल है। उसके बाद में आ गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 14.123 पे, उसमें क्या कह रखा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है बाय 2 इन्वेस्टर्स, एबी लिमिटेड एंड बीसी लिमिटेड। ईच इन्वेस्टर इज होल्डिंग 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि ईच इन्वेस्टर जो है वो होल्ड कर रहा है 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी। अब क्या है कि क्योंकि वोटिंग पावर 50% है और हम लोगों ने ये कहा है कि वोटिंग पावर की जो मेजॉरिटी होती है वो डिटरमाइन करती है। फिर कहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हो जाता है हमारा ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबी लिमिटेड एंड बीसी लिमिटेड के पास में राइट है 3 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स रेस्पेक्टिवली करने की, यानी कि एक तरीके से वोटिंग पावर ने तो उसे कोई रेलेवेंट एक्टिविटीज पे राइट दिया नहीं। लेकिन अगर हम देखें डायरेक्टर्स की बात तो एबी कर रहा है 3 और बीसी कर रहा है 2 डायरेक्टर्स, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है। ईच इन्वेस्टर विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टर्स हु अपॉइंटेड सच। एंड फर्दर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है कि डिसीजंस जो भी रेलेवेंट एक्टिविटी की होंगी वो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेगा, यानी इस केस में भी एबी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ज्यादा है तो वो हमारा बेसिकली कह सकता है कि ज्यादा रेलेवेंट एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखता है। ऐसे देखो आंसर के अंदर भी कहा कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स नीड टू अग्री टू पास, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कह देंगे कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बीसी लिमिटेड, हेंस एबीसी लिमिटेड जो है वो नॉट जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ द इन्वेस्टर्स होना चाहिए। इक्वल वोटिंग राइट्स हो जाएगी हमारी, हेल्ड बाय बोथ द इन्वेस्टर्स इज नॉट रेलेवेंट इन केस सिंस द वोटिंग राइट्स डू नॉट गिव द पावर ओवर द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी हो जाएगी हमारी। फिर आ गया हमारा इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में क्या कह रखा है, जॉइंट कंट्रोल ओवर द स्पेसिफिक एसेट की जो बात कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है कि हमारी एक लैंड है उसके 3 पार्ट कर दिए जाएंगे, उनसे एक लैंड का पार्ट जो है वो एक्स लिमिटेड लेके जाएगा, अपने आप कंट्रोल करके अपना काम करेगा, वाई अपने करेगा। जबकि जो रेलेवेंट एक्टिविटीज होंगी तीसरे पार्ट से रिलेटेड उसमें यूनानिमस कंसेंट चाहिए होगा हमारा और जॉइंटली मैनेज किया जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो पहले 2 पार्ट है वो तो हमारे जॉइंटली कंट्रोल्ड है नहीं, एक बाई एक्स कंट्रोल्ड है, एक बाई वाई कंट्रोल्ड है। और फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है ना वो हमारा मीट कर रहा है जॉइंट अरेंजमेंट
अरेंजमेंट का डिसीजन, और वहां पे हमारी वो चीज आ जाएगा कि द थर्ड पार्ट ऑफ द लैंड विच इज रिक्वायर्ड टू बी मैनेज बाय बोथ द पार्टीज विद यूनानिमस डिसीजन, वही हमारी डेफिनेशन ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट भी बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग आगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन, अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर ये दे रखा है हमारा कि एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हाईवे का तो करेगा हमारा आर लिमिटेड, उसके बाद में बनने के बाद में ऑपरेट करेगा एस लिमिटेड हाईवे, और फिर जो लेकिन ये दो काम हो गए, लेकिन जो भी हमारी फंडिंग होगी कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह की, वो दोनों डिसीजंस मिलकर ही लेंगे हमारे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या डिसीजन लेंगे बेसिकली कि क्या है ये, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें एक तरीके से ये माना जाएगा कि हम लोग ये इवैल्यूएट करेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन हमारी रेलेवेंट एक्टिविटीज है, क्या ऑपरेटिंग दी हाईवे हमारी रेलेवेंट एक्टिविटीज है, या फिर हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में फंडिंग वगैरह करना हमारी वो है रेलेवेंट एक्टिविटी। अगर सपोज हमारा कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट एक्टिविटी है तो इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय आर, फिर अगर हमारा हाईवे को ऑपरेट करना रेलेवेंट एक्टिविटी है तो एस, और अगर हमें ये लगता है कि रेलेवेंट एक्टिविटी जो है हमारा, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर रहा है, वो फंडिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है और जॉइंट कंट्रोल है हमारा बोथ द एंटिटीज का, क्योंकि दोनों के डिसीजन ही हमारे रिक्वायर्ड होते हैं। अब आ गए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर क्या कह रखा है कि ABCD हैं जिनके 10, 20, 30 और 40 है और वोटिंग पावर है, और मेजॉरिटी वोटिंग पावर चाहिए किसी भी रेलेवेंट एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए। तो अगर हम देखें तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है ABC ने इनफॉर्मली अग्री कर लिया है टू वोट टुगेदर, और वो हमारा एविडेंट भी है फ्रॉम द रिसेंट मीटिंग्स। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसके अंदर ये बता रखा है कि आपको जरूरी नहीं है मतलब ये जो हमारी पॉलिसी है उसे डॉक्यूमेंट ही करना हमेशा फॉर्मली, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब एज लॉन्ग एज देयर इज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे हमारे को लगता है कि एविडेंस होगा हमारी एग्जिस्टेंस का इन द रीसेंट मीटिंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक एविडेंस है कि हाँ भाई उनका जो टाई अप है वो सही से इसी तरीके से वर्क कर रहा है, तो इनफॉर्मली चाहे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है या नहीं किया, हम लोग यही मान लेंगे कि ये लोग जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक और चीज आ जाती है हमारी कि मतलब अब हम नए टॉपिक पे जाते हैं कि हमारा जो राइट्स दिए जा रहे हैं वो हमारे सब्सटैंटिव राइट्स दिए जा रहे हैं या प्रोटेक्टिव राइट्स दिए जा रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सारी पार्टीज जो होंगी वो हमारी जॉइंट कंट्रोल में जॉइंट कंट्रोल वाली होंगी। जैसे पीछे भी हम लोगों ने देखा था ABC वाले में A और B तो जॉइंट कंट्रोल में था, C सिर्फ पार्टिसिपेटिंग वाले में थी। तो अगर सपोज ऐसा मान लो कि कोई भी यूनानिमस कंसेंट या रेजोल्यूशन पास हो रहा है लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में है, सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट्स के रेस्पेक्ट में है, तो उसे हम जॉइंट कंट्रोल की श्रेणी में नहीं लेके आएंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है DEF 3 पार्टीज हैं जिनमें से F की जो कंसेंट मतलब यूनानिमस कंसेंट चाहिए सिर्फ नेम चेंज करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज करने में, उन सब में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बाकी की रेलेवेंट एक्टिविटीज है उसमें डिसीजन चाहिए D एंड E का, तो F क्या हमारे जॉइंट कंट्रोल का पार्ट हुई? नहीं, क्योंकि हमारे उसको जो यूनानिमस डिसीजन का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव राइट्स है, ना कि हमारी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट राइट्स या सब्सटैंटिव राइट्स हैं। ठीक है, ऐसे हमारी यहाँ पे एक और चीज दे रखी है। अब यहाँ ये दे रखा है कि सपोज ये मान लो कि सारे डिसीजंस यूनानिमस रिलेटेड रेलेवेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो होते हैं वो हमारा जॉइंट कंट्रोल के थ्रू ही लिया जा रहा है, लेकिन सपोज हमारी किसी भी पार्टी के रिलेशन में ये दे रखा है कि जो आर्बिट्रेशन होगा, सपोज किसी से डिस्प्यूट हो गया या कुछ हो गया, उसमें यूनानिमस डिसीजन की जरूरत नहीं है, किसी एक पार्टी से हो जाएगा। तो इससे इस क्लॉज की वजह से हमारा जॉइंट कंट्रोल कोई जॉइंट कंट्रोल होना बंद नहीं कर देता, इससे कोई भी मतलब डज नॉट अफेक्ट दी अरेंजमेंट बीइंग दी जॉइंट कंट्रोल। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कि A और B जो है वो वैसे तो जॉइंट कंट्रोल के रिलेशन में ही लेता है, लेकिन जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ भी वेंडर से होते हैं वो एंटिटी A ले लेता है टू टेक द नेसेसरी डिसीजंस फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग द डिसीजंस ऑफ गोइंग टू द आर्बिट्रेशन और फाइलिंग द सूट वगैरह। तो क्या ये जॉइंट कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? तो हमें यही दे रखा है कि अरेंजमेंट जो है वो जॉइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है कि भाई जो भी रिक्वायर्ड डिसीजन होंगी रेलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेशन में वो तो यूनानिमस कंसेंट से ही हो रही होंगी, लेकिन जो भी हमारी आर्बिट्रेशन वगैरह है ये सब का राइट जो है वो एक को दे दिया। तो इससे हमारे जॉइंट अरेंजमेंट को ना मतलब हम ये कह दें कि ये जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारा पेज नंबर 14.126 पे हमारा चार्ट दे रखा है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस यही कर लिया है कि हम लोग जॉइंट कंट्रोल को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट अरेंजमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हो जाती है? सबसे पहला हो जाता है जॉइंट कंट्रोल के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होना जरूरी है जिसमें कि दोनों पार्टीज को राइट दिया गया हो किसके रिलेशन में, रेलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेशन में, कि आपकी रेलेवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन के लिए यूनानिमस डिसीजन अगर चाहिए, कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट चाहिए, तो हम लोग यही मान लेते हैं कि ये जो होगा हमारा जॉइंट
जॉइंट अरेंजमेंट ही मान लिया जाएगा। अब हमारा वो वाला पड़ाव आ गया जहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट कंट्रोल है बेसिकली वो किस में रिजल्ट हो रहा है, जॉइंट ऑपरेशंस में जाके रिजल्ट होता है या फिर जॉइंट वेंचर में जाके रिजल्ट होता है। उसके लिए हम लोगों को एक चार्ट देखना है। अब हमने जैसे देखा कि जॉइंट अरेंजमेंट की जो ऊपर वाली कंडीशंस थी वो हो गई हमारी। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो जॉइंट अरेंजमेंट है ये किस में रिजल्ट करेगा, हमारे जॉइंट ऑपरेशंस में रिजल्ट करेगा या जॉइंट वेंचर में रिजल्ट करेगा। तो अगर हमारा जॉइंट ऑपरेशन में रिजल्ट करेगा या जॉइंट वेंचर में रिजल्ट करेगा, इसके लिए हमारा पेज 14.127 पे नीचे की तरफ एक चार्ट दे रखा है। उसमें ये दिखा रखा है कि अगर ये जो जॉइंट अरेंजमेंट है ये हमारा थ्रू सेपरेट व्हीकल किया जाता है या फिर विदाउट सेपरेट व्हीकल किया जाता है तो हमारा ये डिटरमाइन होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये सेपरेट व्हीकल किसे कहते हैं, तो वहाँ पे ये बता रखा है कि सेपरेट व्हीकल जो होता है वो बेसिकली किसी भी एंटिटी के थ्रू जब हम कोई अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी हो गई, एसोसिएट ऑफ पर्संस हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा हो गया, तो उसे हम लोग सेपरेट व्हीकल कहते हैं। अब क्या हो रहा है हमारा, अगर सपोज ये जो जॉइंट अरेंजमेंट है वो हमारा किसी भी सेपरेट व्हीकल के थ्रू नहीं करा जा रहा है तो वो हमेशा हमारे जॉइंट ऑपरेशन की तरह से माना जाएगा। लेकिन अगर सपोज ये स्ट्रक्चर किया जा रहा है थ्रू अ सेपरेट व्हीकल तो ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन भी बन सकता है और हमारा जॉइंट वेंचर भी बन सकता है। उसी चीज के लिए कि मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो थ्रू सेपरेट व्हीकल जो हो रहा है उसी के लिए हमारा एक फर्दर चार्ट बना हुआ है पेज 14.134 पे, जिसमें ये बता रखा है कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि ये सेपरेट व्हीकल के थ्रू अगर हो रहा है तो वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन बन रहा है या फिर हमारा वो जॉइंट वेंचर बन रहा है। तो उसमें ये बता रखा है कि अगर सपोज ये मान लो 3 कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहला हो जाता है कि आपका जो लीगल, जो ये भी आपका सेपरेट व्हीकल है इसका लीगल फॉर्म कैसा है। अगर सपोज ये मान लो कि ये जो लीगल फॉर्म है वो इस तरीके का है कि वो जो हमने सेपरेट व्हीकल बनाई यानी कि सपोज कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म उसके अपने राइट्स हैं या अपनी बेसिकली उसकी खुद की एंटिटी है, जैसे कि कंपनी में होती है, कंपनी में अपनी खुद की एंटिटी होती है। तो यानी कि अगर सपोज ये जो लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल है वो पार्टीज को ये राइट देता है कि वो एसेट या एसेट के ऊपर राइट्स देता है और हमारी ऑब्लिगेशन देता है लाइबिलिटीज के ऊपर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर सपोज आपकी पार्टीज जो है वो एसेट्स अपनी अपनी एसेट्स लेके आएंगे, अपना अपना काम करेंगी, फिर लाइबिलिटीज अपनी अपनी लाएंगी, अपने अपना रिजॉल्व करेंगी, तो ऐसे से केस में क्या हो जाता है वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन बनता है, वो हमारा जॉइंट वेंचर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एंटिटी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी। ऐसे में जो पार्टी है, पार्टी आ रही है एसेट यूज कर रही है अपना और लेके जा रही है, आ रही है लाइबिलिटी यूज कर रही है लेके जा रही है, तो ऐसे में वो वेंचर नहीं बना, ऐसे में वो हमारा बन गया जॉइंट ऑपरेशन। अब आ गया हमारा दूसरा वाला कंडीशन, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किस तरीके का है या अरेंजमेंट किस तरीके का है। अगर हमारा सपोज जॉइंट अरेंजमेंट के टर्म्स जो है वो इस तरीके के है कि जो पार्टीज है हमारी उनका एसेट्स के ऊपर राइट है और ऑब्लिगेशन जो है वो है लाइबिलिटीज के ऊपर, तो हम लोगों ने जैसे ऊपर पढ़ा था उसी तरीके से हमारे ये हो जाएगा कि जॉइंट ऑपरेशन, यानी कि एक तरीके से ये हो गया कि सपोज हमारा लीगल जो स्ट्रक्चर है या लीगल फॉर्म है सेपरेट व्हीकल का वो तो कह रहा है कि नहीं वो अपना सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि भाई नहीं हमारे जो पार्टीज है वो अपने अपने एसेट्स के ऊपर राइट रखती है, अपने अपने लाइबिलिटीज के ऊपर ऑब्लिगेशन रखती है, तो फिर वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन बन जाएगा। ऐसे थर्ड फेज आ गया कि हमें फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को लेके। तो उसने ये बता रखा है कि सपोज कोई एक्टिविटी है जिसका प्राइमरी एम जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करना है हमारा, और इस तरीके से कि जो हमारी सारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हमारे पार्टीज के पास ही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे वैसे फर्दर हम जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमें उस तरीके से आ जाएगा समझ इसमें। लेकिन जैसे ये वाला पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, ए वाला ये बताना चाह रहा है कि सपोज हमारा जो भी एंटिटी है या जो भी हमारा ये अरेंजमेंट सेपरेट व्हीकल है वो है हमारा सपोज एक कंपनी, और वो ना जितना भी आउटपुट बनाती है वो हमारी पार्टीज को ही सप्लाई कर रही है। तो यानी कि सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे क्या हुए, पार्टीज के पास ही गए हमारे। तो हम लोग ऐसे में ये मान लेते हैं कि चाहे ये हमारे सेपरेट व्हीकल के ही थ्रू क्यों ना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारे बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादातर या आउटपुट्स जो हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो हमारे सेपरेट, क्योंकि वो हमारे उनको जा रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमारी पार्टीज को जा रहा है। तो अब हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या हमारी जो पार्टीज हैं वो कंटिन्यूअस फंडिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कि अगर हमारी पार्टीज होती हैं, जैसे बात तो सही है ना कि
अगर सपोज सारा का सारा माल एक ही को बिक रहा है तो फंड जो होगा, कंटिन्यूअस फंड्स जो आएंगे वो हमारी पार्टी से ही आएंगी और उनके पास से फंड आएंगे, तभी हमारी लाइबिलिटीज भी डिस्चार्ज होंगी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो वो अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन बनता है। और अगर सपोज ये मान लो कि ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी ना तो हमारा लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट एंटिटी इस तरीके का है कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने अपने हो, ना ही हमारा इस तरीके के कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं कि हमारी जो है वो राइट्स हो एसेट्स पे हो या लाइबिलिटीज के ऊपर वो हो, या फिर हमारी ये दो कंडीशंस भी ना फुलफिल हो रही हो कि भाई ऐसा हो ना ही तो हमारा सारा का सारा इकोनॉमिक बेनिफिट इन्हें मिल रहा हो, ना ही हमारा कोई आउटपुट इन्हें जा रहा हो, ना ही फंड्स के लिए डिपेंडेंट हो, तब हम ये कहते हैं कि ये जो होगा हमारा जॉइंट वेंचर बन जाएगा। जैसे अगर हम अब चलते हैं, हम बेसिकली ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्टरी फेज, अब हम आ गए कि हमारे को किस तरीके से आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट करना है, तो ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। अब हम आगे पेज नंबर 14.128 पे, अब वो क्या कह रहा है कि जॉइंट अरेंजमेंट जो कि नहीं स्ट्रक्चर है थ्रू सेपरेट व्हीकल। तो हमने चार्ट में देखा था कि जो भी हमारे सेपरेट व्हीकल के थ्रू स्ट्रक्चर नहीं होंगे वो हमेशा किस में रिजल्ट करेंगे, जॉइंट ऑपरेशंस में रिजल्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है इन सच केस द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट या अरेंजमेंट जो होता है हमारा वो डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ द एक्टिविटीज जो कि हमारे अरेंजमेंट का पार्ट बनेंगे, हाउ द पार्टीज इंटेंड टू अंडरटेक दोज एक्टिविटीज, और किस तरीके से हमारी राइट्स ऑफ एसेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द लाइबिलिटीज जो होंगी वो डिटरमाइन करेंगी। जॉइंट ऑपरेशन के केस में ये वाली लाइन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होंगे उनकी होगी राइट टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द लाइबिलिटीज, जबकि हम लोग जॉइंट वेंचर के केस में क्या चीज कहते हैं कि जो पार्टीज होती है उनका जो हक होता है वो होता है नेट एसेट्स ऑफ द हमारी मतलब जो भी हमारा ये अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर उसने दे रखा है कि पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दो कंस्ट्रक्शन एंटिटीज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट के ऊपर जॉइंटली कंस्ट्रक्ट कर रही है। मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है हमारी वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, रेलवे ट्रैक्स और वो सब। जो टोटल लेंथ है हमारी वो 50 किलोमीटर है। अरेंजमेंट के हिसाब से बोथ दी पार्टीज आर रेस्पॉन्सिबल कि भाई बोथ पार्टीज 25-25 अपनी अपनी बना देंगी। ईच पार्टी इज रिक्वायर्ड टू इनकर इट्स ओन कॉस्ट, यूज इट्स ओन एसेट्स, इनकर दी लाइबिलिटी एंड हैज राइट टू रेवेन्यू फ्रॉम देयर ओन पार्ट। तो अब एक तरीके से क्या कह रहा है ये कि जो प्रोजेक्ट है उसमें 25-25 किलोमीटर बनानी है और वो अपने एसेट लाएंगे, अपनी लाइबिलिटीज बुलाएंगे। यानी कि इसके अंदर हमारी वो जो हम लोगों ने अभी लाइन पढ़ी थी वो हो गई कि जो हमारी पार्टीज है वो क्या कर रही है, राइट टू एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर द लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट कैरी आउट करनी है। तो ये हमारा किस में रिजल्ट हो गया, जॉइंट ऑपरेशन में। दूसरी बात, हमारी ये कोई सेपरेट व्हीकल के थ्रू भी नहीं हुआ, ये लोग साथ में आए और एक तरीके से काम करने लगे, इन दोनों ने मिलकर कोई और एंटिटी तो नहीं क्रिएट करी, तो इसलिए भी हमारा जॉइंट ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे आंसर में यही दे रखा है कि अरेंजमेंट इज अ जॉइंट ऑपरेशन, क्योंकि अरेंजमेंट जो है इज नॉट स्ट्रक्चर्ड थ्रू द सेपरेट व्हीकल और ईच पार्टी हैज द राइट टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू द लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू ओन पार्ट ऑफ द वर्क जो कि हमारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। ऐसे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 15 के अंदर कह रहा है आरएस लिमिटेड एंड एमएन लिमिटेड जो है वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट में जा रहे हैं, रन कर रहे हैं एक बिजनेस को जिसके अंदर एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे, दोनों के दोनों ही ओन करेंगे। लेकिन क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के थ्रू नहीं हो रहा है या सेपरेट व्हीकल के लिए थ्रू नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कंक्लूड कर दिया कि ये जॉइंट ऑपरेशन है। इसी तरीके से हमारा आगे कि अब हम लोग वो देख रहे हैं कि थ्रू सेपरेट व्हीकल होगा तो हमारा वो क्या बनेगा। तो हम लोगों ने कहा था जब भी हम लोग थ्रू सेपरेट व्हीकल होता है तो वो जॉइंट वेंचर भी बन सकता है, जॉइंट ऑपरेशन भी बन सकता है। उसके लिए हमें फर्दर 3 इक्वेशंस को या 3 कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, जो हम लोगों ने उस वाले चार्ट पे देखा था पेज नंबर 14.134 पे जो हमारा था उसमें यही दिखा रहा है कि जैसे पेज नंबर 14.129 पे जहाँ पे हम थ्योरी पे आए तो वो क्या कह रहा है कि सपोज जो आपका व्हीकल है ना वो उस तरीके से मतलब आपको उसकी लीगल फॉर्म को चेक करना है कि जो लीगल फॉर्म है हमारे उस सेपरेट व्हीकल की क्या उसका कंसीडर्ड है टू बी कंसीडर्ड इन इट्स ओन राइट। जैसे हमने वहां पे एक लाइन पढ़ी थी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं अपना ही राइट टू द एसेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर द लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट। ऐसे ही हम अगर बात करें सेपरेट व्हीकल वाले की तो यहाँ पे एक टर्म होता है कि क्या लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल कॉजेज द सेपरेट व्हीकल टू बी कंसीडर्ड इन इट्स ओन राइट हो जाएगा हमारा, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी हमारी सेपरेट व्हीकल के अंदर कंसीडर की गई हैं वो पार्टीज की नहीं है बल्कि वो हमारे इस सेपरेट व्हीकल की हैं। ठीक है,
उसी लिए ये बोल रखा है कि लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल ही इंडिकेट कर देता है कि अरेंजमेंट जो है हमारा जॉइंट वेंचर है। जैसे कि हमारा पेज नंबर 14.129 पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें ये बता रखा है कि एंटिटी एक्स और वाई जो है वो कंपनी के थ्रू कर रहे हैं एक्स वाई, यानी इन्होंने एक सेपरेट व्हीकल बना लिया जो कि एक कंपनी हो गई हमारी, और ऑल एसेट्स एंड जो भी हमारे हैं वो रिक्वायर कर रहे हैं कि लाइबिलिटीज वगैरह जो भी होंगे वो एक्स वाई के ही नाम पे हैं, अपने नाम पे है। एक्स और वाई जो है वो शेयर करते हैं नेट प्रॉफिट्स को और 50% अज्यूम कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर में देखें तो वो ये बता रखा है कि ये जो उसका हमारा जो सेपरेट व्हीकल है वो क्या है, कंपनी, और कंपनी का जो लीगल फॉर्म है बेसिकली वो हमें अलाउ करता है कि भाई हम ये बेसिकली कंक्लूड करें कि जो सेपरेट व्हीकल है इज कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड इन इट्स ओन राइट। मतलब कि क्या चीज हो जाएगा हमारा, ये लीगल फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे दे रखा है ना, द लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल कॉजेज द सेपरेट व्हीकल टू बी कंसिडर्ड इन इट्स ओन राइट। तो यानी कि ये इंडिकेट कर देता है हमारा डायरेक्टली कि हमारा वो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें हमारी दूसरी कंडीशन क्या हुआ करती थी कि ये तो हो गया कि भाई हमारी जो लीगल फॉर्म है वो ऐसा इंडिकेट कर दे। दूसरा हम कहते हैं कि या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंक्लूड कर दे। क्या चीज की, मतलब हम अगर सेपरेट व्हीकल नहीं, लीगल फॉर्म नहीं इंडिकेट कर रहा है कि अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर है, तो फिर हमारा एंटिटी शुड फर्दर इवैल्यूएट कि कहीं टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। मतलब दूसरी कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट या एनी अदर रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो ये चीज नहीं कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है वो जॉइंट ऑपरेशन है, जबकि लीगल फॉर्म जो हो हमारा वो तो इंडिकेट कर रहा हो कि वो हमारा जॉइंट वेंचर है। जैसे कि हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर क्या दे रखा है कि 2 एंटिटीज हैं जो कि पार्टनरशिप फॉर्म करी है। अब पार्टनरशिप फॉर्म बाय इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर तो ये डिफाइन नहीं करता कि टू बी कंसीडर्ड इन इट्स ओन राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, पार्टीज कंक्लूड करेंगी कि अगर उनके राइट्स इन दी एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉर दी लायबिलिटीज रिलेटिंग टू दी पार्टनरशिप है तो वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन है, अदरवाइज वो हमारा जॉइंट वेंचर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज बोल रखी है। और क्योंकि इस केस में हम लोगों ने ये कंक्लूड कर दिया है कि अगर वो जॉइंट ऑपरेशन है तो हमें फर्दर इवैल्यूएट नहीं करना। मतलब अगर हमारे किसी भी वजह से ये पता चलता है कि जॉइंट वेंचर है तो हम उसे फर्दर इवैल्यूएट करेंगे सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को कि वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन तो नहीं है। एक बार जॉइंट ऑपरेशन निकल गया फिर हम फर्दर इवैल्यूएशन नहीं करते। इसीलिए हमारा एक वो आ गया जो हमारी सेकंड कंडीशन थी कि मतलब एसेसिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। उसके लिए क्या चीज बोल रखी है हमारी 14.130 पेज पे बोल रखा है कि अगर सपोज हमारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कन्फर की जाती है थ्रू contractual arrangement and are consistent with the rights and obligations conferred by the legal form of the separate vehicle. However, in such cases contractual arrangement alter कर देते हैं rights and obligations conferred by the legal form of the separate vehicle, तो हम लोग उसे joint operation कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे बता रखा है, क्योंकि ये बता दिया हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 18 के अंदर कि भाई यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो सेपरेट अग्रीमेंट करके चल रही है कि जो हमारी ईच पार्टी है ना वो लाइबल होगी फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द एक्स वाई लिमिटेड इन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और एसेट्स के लिए ऑफ द एक्स वाई लिमिटेड। तो यानी कि हमारा ये वाली कौन सी वाली लाइन आ गई, जॉइंट ऑपरेशन वाली लाइन आ गई कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है हैव द राइट टू द एसेट्स एंड द ऑब्लिगेशन टू द लाइबिलिटीज जो हो जाएगा। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया कि ये हमारा जॉइंट वेंचर नहीं जॉइंट ऑपरेशन बन जाएगा। पेज नंबर 14.131 पे हमारा यही बता रखा है जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है, जब अगर वो जॉइंट ऑपरेशन है तो जो पार्टीज होती हैं वो बेसिकली हैव द राइट टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू द लायबिलिटीज, और जो जॉइंट वेंचर होती है उनका राइट होता है टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। राइट्स टू द एसेट्स का मतलब होता है कि वो इंटरेस्ट करती हैं शेयर, यानी कि जो एसेट्स हैं हमारी अरेंजमेंट में उनकी ओनरशिप वगैरह जो होती है वो बेसिकली पार्टीज की होती है प्रोपोर्शनेट में। लेकिन अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की तो उसमें जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज होती है हमारी अरेंजमेंट की, उसके अंदर क्या होता है वो अरेंजमेंट की एसेट्स होती है, किसी इंडिविजुअल पार्टीज की नहीं। ऐसी ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज भी पार्टीज की होती हैं जॉइंट ऑपरेशन में, लेकिन जॉइंट वेंचर में उन सब का कोई भी मतलब नहीं होता पार्टीज में। पार्टीज तो सिर्फ अपने अपने हिस्से के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। इसी तरीके से रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है, और गारंटीज एक स्पेशल केस है इसमें। जैसे पेज नंबर 14.132 पे ये चीज बता रखी है कि जो गारंटीज होती है हमारी, यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर सपोज कोई भी पार्टीज होती है हमारी वो अगर हमारी गारंटी दे देती है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो इटसेल्फ रीजन नहीं बन सकता है ये चीज का कि मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट अरेंजमेंट वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है एक कि द प्रोविजन ऑफ सच गारंटीज डज नॉट बाय इटसेल्फ डिटरमाइन द अरेंजमेंट टू बी जॉइंट ऑपरेशन। हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वेदर पार्टीज के पास में ऑब्लिगेशन फॉर दी लाइबिलिटीज है या नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि वेदर
वेदर पार्टीज हैव द ऑब्लिगेशन फॉर द लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट, अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी हमारी गारंटीज दी हैं या नहीं दी हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है, तो हम लोग ये चीज मान लेते हैं क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए हम लोग क्या कह देंगे हमारा कि वो हमारा जॉइंट वेंचर हो जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि मतलब एसेस करेंगे। थर्ड स्टेप आ गया था हमारे उसी चार्ट का 14.134 वाले चार्ट का। तो वो कहता है कि अब आप रेलेवेंट मतलब अदर बेसिकली फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखोगे, और वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या चीज आ जाता है कि अगर सपोज ऊपर के 2 स्टेप्स हो गए हैं लेकिन तीसरे का देखना है। तीसरे में क्या चीज कह दिया कि आपका जो है एक तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो उन पार्टीज को ही प्रोवाइड होना चाहिए, और इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि तीसरी सिचुएशन का ही आउटपुट और इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दो चीजें जो होती हैं उन दोनों का ही जो बेनिफिट है वो पार्टीज उठा रही हो। और दूसरा मतलब ये दोनों कंडीशंस होनी जरूरी है, इसके बीच में एंड लगा हुआ है। द पार्टीज आर सब्सटेंशियली द ओनली सोर्स ऑफ द कैश फ्लोज, यानी कि फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे जहां से फंड आएगा उसके बाद तभी तो फर्दर सेटलिंग ऑफ दी लाइबिलिटीज हो पाएगा हमारा। तो उस चीज के लिए हम लोगों को क्या चीज की जरूरत होती है कि अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है, हम सिर्फ तभी कहते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है वो जॉइंट ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 19 के अंदर यही समझा रखा है कि, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि ये जो एंटिटी है ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगी मटेरियल्स। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि एंटिटी ए जो है वो लीगल फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो गई, यानी कि एक सेपरेट व्हीकल आ गया। यानी कि इस सेपरेट व्हीकल के आने से हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि ये जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन है। इसके अंदर एक लाइन ये दे रखी है कि जो हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो क्या है, हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एंटिटी ए है, यानी कि राइट इन इट्स ओन राइट है बेसिकली, और वो डज नॉट स्पेसिफाई द पार्टीज हैव द राइट टू द एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जॉइंट ऑपरेशन नहीं है हमारा। अब जब हमारा ये डिटरमाइन हो गया एक तरीके से इन सब फैक्ट्स की जॉइंट वेंचर हो सकता है, तो हम लोग फर्दर सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये चीज हमारे आंसर में भी दे रखी है, लीगल फॉर्म ऑफ द एंटिटी एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जॉइंट वेंचर है। अब हम लोग बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस एंड रेलेवेंट फैक्ट्स हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन ही बनेगा या फिर हमारा जॉइंट वेंचर रह जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग उन 2 कंडीशंस के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑल द आउटपुट जो प्रोड्यूस है वो हमारा एंटिटी ए ही ले रहा है, और कहीं बाहर भी अगर उसे थर्ड पार्टी को बेचना तो वो भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट जो है वो प्रोवाइड होगा पार्टीज को, आउटपुट दे रिक्वायर वगैरह जो हो जाएगा। तो इन कंडीशंस को मतलब कि आउटपुट भी ये चाह रहा है और ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसी पास आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है अरेंजमेंट को जॉइंट ऑपरेशन बना देते हैं, जॉइंट वेंचर होने के बाद फर्दर इवैल्यूएट करने के बाद में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आया दी पार्टीज सोल्ड देयर शेयर, अगर वो लोग बाहर आउटपुट जो है थर्ड पार्टीज को भी बेच देते तभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर सपोज हमारी ये जो एंटिटी ए है सेपरेट व्हीकल, इससे जो भी अरेंजमेंट जो भी हमारे मतलब प्रोडक्ट वगैरह बना, चाहे हम वो अपने कंजम्पशन के लिए लें चाहे हम बाहर बेच दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा जो है वो लेना हमारे, अगर हम ही ने आउटपुट लिया, हम ही ने सारा इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, तो ये बेसिकली ये इंडिकेट कर देगा कि ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 14.135 पे। 134 वाला चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। 135 वाला कह रहा है कि मल्टीपल जॉइंट अरेंजमेंट्स है और उसका क्या सिंगल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम लोग सेपरेट सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर ये कर रहे हैं डिफरेंट बेसिकली हमारे अरेंजमेंट्स हैं, तो हमारी जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की वो ये बता रही है कि बेसिकली जो पार्टीज होती है ना वो एस्टैब्लिश कर सकती है डिफरेंट जॉइंट अरेंजमेंट्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म अंडर द सिंगल फ्रेमवर्क। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं तो हो सकता है एक एक्टिविटी हमारी जॉइंट ऑपरेशन की तरह ट्रीट कर रही है और दूसरी एक्टिविटी जो होगी वो हमारी जॉइंट वेंचर की तरह ट्रीट कर रही हो, तो हम लोग उस चीज को भी ध्यान में लेके चलते हैं। उसके इसीलिए हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर 20 में ये कह रहा है कि एबी और सीडी जो होते हैं हमारे वो एक फ्रेमवर्क में एस्टैब्लिश कर रहे हैं और वो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट एक्स, 2 एक्टिविटी कैरी ऑन करी जा रही है बेसिकली इस अग्रीमेंट में, एक मैन्युफैक्चर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैन्युफैक्चर है वो बेसिकली एक सेपरेट व्हीकल के थ्रू हो रहा है, तो बेसिकली वो जॉइंट वेंचर भी बन सकता है, जॉइंट ऑपरेशन भी बन सकता है। पार्टीज परचेज करेंगे नेसेसरी मशीनरी इन दी देयर जॉइंट नेम, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टीज जो होंगी हमारी एक न्यू एंटिटी बनाएंगी ABCD लिमिटेड, जिसके ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर विल बी सोल्ड टू ABCD लिमिटेड एज पर द प्राइस म्यूचुअली अग्रीड बाय द पार्टीज। मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 काम करने हैं और दोनों के लिए ही इन्होंने सेपरेट व्हीकल बना दिया। जो मैन्युफैक्चर वाला है वो एक व्हीकल और दूसरा व्हीकल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो है ABCD। जो भी हमारा व्हीकल बनाया जाएगा वो सब कुछ बेच दिया जाएगा ABCD को, और ABCD सारी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके देगा बोथ
द पार्टीज जो होंगी उन पे जॉइंट कंट्रोल होगा ओवर एबीसीडी। तो लीगल फॉर्म ऑफ एबीसीडी लिमिटेड जो हो जाता है कॉजेज इट टू कंसीडर इट इन इट्स ओन राइट्स, यानी कि ये तो क्या हमारा जॉइंट वेंचर वाला बेसिकली जो इंडिकेशन था। और ये कह रहा है कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है इन एसीडी लिमिटेड वो क्या है हमारी आर दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड नॉट दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दी पार्टीज, यानी कि एक तरीके से क्या है हमारी कि वो हमारी एबीसीडी की ही पार्ट है बेसिकली। और फर्दर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ये बता रहा है एंड अदर रेलेवेंट एक्टिविटीज। मतलब पहले तो हम लोगों की इसके स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि ये जॉइंट वेंचर की तरीके से काम कर रहा है। अब हम फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में ही दे दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जो है वो ये बता रहा है कि सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो डू नॉट इंडिकेट दी अदरवाइज, यानी कि क्योंकि वो फर्दर इंडिकेट नहीं कर रहे इसलिए ये हमारा जॉइंट वेंचर ही रहेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसने ये कह दिया कि जो जॉइंट, अच्छा नहीं हमने पहले शुरू में गलत बोल दिया था, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है विल नॉट बी डन थ्रू दी सेपरेट व्हीकल, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो सेपरेट व्हीकल के थ्रू किया गया जिसका नाम था एबीसीडी। तो क्योंकि वो सेपरेट व्हीकल के थ्रू नहीं हुआ तो वो जॉइंट ऑपरेशन बन गया और यहाँ पे जॉइंट वेंचर बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल रखा है जॉइंट वेंचर के फर्दर इवैल्यूएशन पे पता चल रहा है कि इसके रिवर्स या इसके मतलब बेसिकली अगेंस्ट कोई भी चीजें नहीं आ रही है, मतलब हम लोग कुछ और कंक्लूड नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला काम जो है वो हमारा जॉइंट वेंचर हो गया, चाहे वो सिंगल फ्रेमवर्क के अंडर क्यों नहीं है, लेकिन वो जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं। ऐसा भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जैसा काम करना पड़ेगा सेम फ्रेमवर्क के अंदर। अब हमारा आ गया इस पूरे यूनिट की थर्ड पार्ट जो कि है अकाउंटिंग ऑफ द जॉइंट ऑपरेशंस। अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस में बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे वो ये है।